हेलो एवरीवन, बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज श्री अभिषेक अवस्थी फ्रॉम ई फाइलिंग्स। और आज के सेशन में हम लोग कंप्लीट ITR 4 की फाइलिंग सीखने वाले हैं। अगर आप लोग नए हो चैनल के ऊपर तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज जितने भी फाइनेंस एंड टैक्सेशन की अपडेट हैं इस चैनल पर मैं लाता रहता हूं। एंड इस बार पूरी ITR फाइलिंग आपको इस चैनल के ऊपर देखने को मिलेगी। सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। यहाँ पे सबसे पहले मैं बात करूँ सर, ITR 4 के अंदर आप यहाँ पे कौन सी वाली बिजनेस इनकम शो कर सकते हो। देखो सर, इनकम टैक्स एक्ट के अंदर अभी तक दो सेक्शन हुआ करते हैं, सेक्शन नंबर 44 AD एंड सेक्शन नंबर 44 ADA। सर ये दो सेक्शन क्या होते हैं? ये आपका बिजनेस से रिलेटेड होता है, ये आपका प्रोफेशन से रिलेटेड होता है। ठीक है, यहां पर ITR 4 के बारे में कहा गया, अगर कोई रेसिडेंटल इंडिविजुअल है, HUF है एंड पार्टनरशिप है, एक्सक्लूडिंग लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म, ठीक है, तो वो 44 AD के अंदर अपनी इनकम प्रिजम्पटिव रेट से यहां पे डिस्क्लोज कर सकता है। मतलब उसको यहाँ पे पूरी डिटेल नहीं प्रोवाइड करनी है। प्रिजम्पटिव रेट जो प्रिस्क्राइब किए हैं लॉ ने, उतनी इनकम वो यहाँ पे डिस्क्लोज करके चलेगा यहाँ पे, और उसको बुक्स ऑफ अकाउंट वगैरह मेंटेन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी एंड ऑडिट भी यहाँ पे बुक्स ऑफ अकाउंट को नहीं करवाना पड़ेगा। ठीक है सर, बात समझ में आ चुकी है। हम लोग बात करें सर कौन सा बिजनेस है जो इसके अंदर एलिजिबल है, तो सारे बिजनेस को इसके अंदर इंक्लूड करा गया। ठीक है, आगे कंडीशन वन बाय वन हम समझ के चलेंगे, बट अभी के लिए इतना समझिए, एनी बिजनेस एक्सेप्ट, मतलब इनके अलावा, प्रोफेशनल अंडर सेक्शन नंबर 44 AA। इसको 44 AD से क्यों निकाला गया? बिकॉज इसका तो अलग सेपरेट सेक्शन है, 44 AD है, अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे इसको। ठीक है सर, उसके बाद यहां पे बोला गया कमीशन और ब्रोकरेज बिजनेस आपका 44 AD के अंदर रिपोर्ट नहीं हो सकता है। एंड जिसका भी एजेंसी बिजनेस है वो यहाँ पे अपनी इनकम 44 AD के हिसाब से डिस्क्लोज नहीं कर सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कंडीशन की। सर क्या लिमिट है टर्नओवर की जहां तक यहाँ पे SSC अपनी इनकम 44 AD के अंदर डिस्क्लोज कर सकता है? तो यहाँ पे लॉ ने बोला, अगर आपकी टर्नओवर अप टू ₹2 करोड़ है तो आप यहाँ पे अपनी बिजनेस इनकम को एज पर प्रिजम्पटिव रेट से डिस्क्लोज कर सकते हो। बट एक कंडीशन और लगाई, कैश रिसीट यहाँ पे अप टू 5% है, तो यहाँ पे टर्नओवर आपकी 3 करोड़ की भी चलेगी। अप टू 3 करोड़ की टर्नओवर भी आप इस सेक्शन के अंदर अपनी जो इनकम है वो यहाँ पे प्रिजम्पटिव रेट से डिस्क्लोज कर सकते हो। सिंपल सी बात है, जो जनरल टर्नओवर है वो 2 करोड़ है, बट अगर सारे बिजनेस की कैश रिसीट अप टू 5% है तो यहाँ पे जो टर्नओवर की लिमिट है वो 3 करोड़ हो जाएगी। ठीक है सर, प्रिजम्पटिव इनकम कितनी हम दिखाएंगे? तो यहाँ पे बोला गया 8% ऑफ द कैश ट्रांजैक्शन। बिजनेस के अंदर जितना भी आप व्यापार कैश के अंदर करोगे आपको मिनिमम 8% यहाँ पे दिखाना पड़ेगा। एंड जितना भी आप डिजिटल ट्रांजैक्शन करोगे उसका 6% आपको यहाँ पे एज अ इनकम दिखाना पड़ेगा। सर हायर दिखा सकते हैं, मतलब देखो यहाँ पे ना लोअर की लिमिट है, 8% लोअर है, 6% लोअर है, हायर आप कितना भी दिखाइए यहाँ पे गवर्नमेंट को उससे मतलब नहीं है। ठीक है सर, अब यहाँ पे प्रोफेशनल वाले जो है ना वो यहाँ पे आ गए। सर आपने यहाँ पे बिजनेस वालों को बोल दिया कि आप प्रिजम्पटिव रेट से अपनी इनकम डिस्क्लोज कर लीजिए, तो यहाँ पे प्रोफेशनल भी उठकर आ गए। प्रोफेशनल के लिए सेक्शन लाया गया, सेक्शन नंबर 44 ADA। इसने क्या बोला, कोई भी रेसिडेंटल इंडिविजुअल एंड पार्टनरशिप फर्म एक्सक्लूडिंग LLP यहां पे अपनी प्रोफेशनल इनकम एज पर सेक्शन नंबर 44 ADA के हिसाब से दिखा सकती है। बट इसके अंदर आपके लिमिटेड प्रोफेशनली अलाउड किए गए जो आपके लिस्ट किए गए हैं 44 AA के अंदर। इसके अंदर आपका लीगल, मेडिकल, इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर, अकाउंटेंसी, टेक्निकल कंसल्टेंसी, इंटीरियर डेकोरेशन और एनी नोटिफाइड प्रोफेशनल। वहां पे आपको प्रोफेशनल कोड के, बिजनेस कोड के अंदर ही मैं दिखा दूंगा, यहाँ पे जो भी नोटिफाइड प्रोफेशनल है वो यहाँ पे अपनी इनकम जो है 44 AD के अंदर दिखा सकते हैं। बट यहाँ पे भी लिमिट है टर्नओवर की। अगर यहाँ पे ग्रॉस रिसीट है प्रोफेशनल की अप टू 50 लाख तो इस सेक्शन के अंदर फॉल कर सकता है, अदरवाइज इस सेक्शन से बाहर निकल जाएगा। बट अगर सारे प्रोफेशन की कैश की लेन अप टू 5% है तो उस केस में 50 लाख की जगह जो यहाँ पे लिमिट रहेगी वो यहाँ पे 75 लाख हो जाएगी। ठीक है, बात सिंपल सी समझ में आ चुकी है। उसके बाद यहाँ पे बोला गया प्रिजम्पटिव रेट क्या है, तो यहाँ पे 50% ऑफ द ग्रॉस रिसीट यहाँ पे आपको मिनिमम दिखाना होगा। हायर दिखा सकते हैं, हायर के ऊपर कोई भी रोक टोक नहीं है, आप लोग दिखा सकते हैं। ठीक है सर, अब हम लोग सिंपली पोर्टल के ऊपर चलते हैं एंड अपनी ITR 4 को किस तरीके से हमको एप्रोप्रिएट मैनर में फाइल करना है वो सीखते हैं। सो यहाँ पे आपको सबसे पहले लॉग इन कर लेना है, देन फाइल नाउ के ऊपर क्लिक करना है, यहाँ पे ऑनलाइन मोड को सेलेक्ट करना है।
इसको आप लोग यहाँ पे कंटिन्यू कर दीजिए। स्टार्ट न्यू फाइलिंग के ऊपर क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे आपको इंडिविजुअल सेलेक्ट करना है बिकॉज़ आप इंडिविजुअल हो। देन यहाँ पे प्रोसीड के ऊपर क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे आईटीआर फॉर्म को सेलेक्ट कीजिए। आईटीआर 4 हम लोग फाइल कर रहे हैं। प्रोसीड विद आईटीआर 4 के ऊपर कर दीजिए। देन लेट्स गेट स्टार्टेड के ऊपर क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे आपसे पूछता है, आर यू फाइलिंग द इनकम टैक्स रिटर्न फॉर एनी ऑफ द फॉलोइंग रीजन। यहाँ पे आपको रीजन बताना है किस रीजन के अंदर आप फॉल करते हो। तो न्यू टैक्स रिजाइम के अंदर अगर आपकी इनकम जो है वो यहाँ पे 4 लाख से ज़्यादा आ रही है तो आपको ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। ठीक है सर, इसको आप लोग कंटिन्यू कर दीजिए। इसको आप लोग ओके कर दीजिए। देन यहाँ पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन के अंदर एक माइनर सा चेंज आया है, मैं आपको बता देता हूँ। मैंने जो प्रीवियस वीडियो उसके अंदर भी बताया है। यहाँ पे आपको कॉन्टैक्ट के अंदर आना है। यहाँ पे आपको सेकेंडरी एड्रेस यहाँ पे मैंडेटरी हो चुका है। ठीक है, अगर ये प्राइमरी वाला सेम एज इट इज़ है तो इसको खाली यस कर दीजिए। आपका जो सेकेंडरी एड्रेस है यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, इसको आप लोग सेव कर दीजिए। ये आपका जो ये वाला पोर्शन है कंप्लीट हो चुका है, जो भी यहाँ पे अमेंडमेंट वगैरह आई थी। अब आपको यहाँ पे आ जाना है। आपसे पूछ रहा है नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, सो नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट में अगर आप यहाँ पे बिजनेस के साथ प्राइवेट जॉब वगैरह भी करते हो तो आपको अदर सेलेक्ट करना है। बट आपकी खाली यहाँ पे बिजनेस इनकम है और यहाँ पे आप जॉब वगैरह नहीं करते हो तो आपको यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल के ऊपर टिक कर देना है। ठीक है, इसको आप लोगों को ओके कर देना है। देन आपसे पूछता है सर फाइलिंग सेक्शन कौन सा है। आपको यहाँ पे 139(1) सेलेक्ट करना है बिकॉज आप बिफोर ड्यू डेट अपनी आईटीआर को फाइल कर रहे हो। ठीक है सर, उसके बाद यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज आ चुकी है A23। सर ये A23 क्या है? यहाँ पे आपसे फॉर्म 10 IEA के बारे में जानकारी पूछता है। ठीक है, ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स क्वेश्चनरीज है। मैं सही बताऊं, इस लेवल के जो MCQs है ना, ये आपके CA फाइनल में भी आते हैं एंड KBC में भी काफ़ी अच्छे जो अमाउंट है उसके आते होंगे। ठीक है, बड़े बड़े अमाउंट के 10 लाख का क्वेश्चन ऐसे बनाते होंगे, वैसे ही इन्होंने यहाँ पे क्वेश्चन रख दिए हैं। आपको यहाँ से समझ में बहुत ही देर में आएगा या फिर बहुत ही डीपली आपको एनालिसिस करना पड़ेगा। आपके लिए पूरा फ्लो चार्ट बनाया, आपको ईजिली उससे समझ में आएगा। सो ये आपका फ्लो चार्ट है, इसके अंदर सारी चीज़ें मैंने डिटेल में इनकॉर्पोरेट करी है और बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में है। पूरे सीजन में आईटीआर के आपको इस वाले पॉइंट पर दिक्कत नहीं आएगी। वहां से आप समझोगे तो काफी ज्यादा दिक्कत आने वाली है। ठीक है, अब यहां से आप इसको समझना। आप स्टेप नंबर 1 के अंदर आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्या आपने पहले ओल्ड टैक्स रिजाइम को चूज किया था? उस केस में आपको यहाँ पे फॉर्म नंबर 10 IEA फाइल करना होता था। अगर आपने प्रीवियस किसी भी असेसमेंट ईयर के अंदर यहाँ पे फाइल किया है तो आपको यहाँ पे उसकी डिटेल प्रोवाइड करनी है, वो वाला असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करना है और यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट नंबर प्रोवाइड करना है। सिंपल सी बात समझ में आ गई। अगर आपने पहले न्यू टैक्स रिजाइम के अंदर ही अपनी आईटीआर को फिलअप करा है तो आपको सिंपली यहाँ पे नो कर देना है। उसके बाद आपसे एक और क्वेश्चन पूछेगा, यहाँ पे आपको पार्ट बी के अंदर आ जाना है। ठीक है, प्रोसीड विद पार्ट बी में आना है अगर आपने यहाँ पे नो ऑप्शन सेलेक्ट किया। ठीक है, यहाँ पे आपसे पूछता है, हैव यू फर्निश्ड फॉर्म नंबर 10 IEA विद इन ड्यू डेट फॉर करंट असेसमेंट ईयर 2026 एंड 27। सर हमको कब फाइल करना होता है? जब हम न्यू टैक्स रिजाइम से ऑप्ट आउट कर रहे हैं और ओल्ड में हमको अपनी आईटीआर फाइल करनी है तो हम ये वाला फॉर्म फाइल करेंगे। यहाँ पे उसकी डिटेल प्रोवाइड करेंगे, एक्नॉलेजमेंट नंबर प्रोवाइड करेंगे। मतलब पहले भी हम न्यू में गए थे, इस बार हमको ओल्ड में जाना है तो हम यहाँ पे डिटेल प्रोवाइड करेंगे। अगर पहले भी हम न्यू में गए थे, हमको यहाँ पे नो ऑप्शन सेलेक्ट करना है। इस बार भी हमको न्यू टैक्स रिजाइम के अंदर ही अपनी आईटीआर को फिलअप करना है, हमको यहाँ पे नो ही ऑप्शन सेलेक्ट करना है। बात सिंपल सी समझ में आई है सर? ठीक है सर, अब मैं बात करता हूँ, पहले हमने यहाँ पे ओल्ड टैक्स रिजाइम ऑप्ट करी थी कभी भी किसी भी असेसमेंट ईयर के अंदर। तो दूसरा सवाल आपसे यहाँ पे पूछेगा, आफ्टर चूजिंग ओल्ड टैक्स रिजाइम डिड यू लेटर स्विच बैक टू द न्यू टैक्स रिजाइम बाय फाइलिंग फॉर्म 10 IEA। मतलब क्या आपकी घर वापसी हुई ओल्ड से? क्या आप दोबारा न्यू के अंदर आए या नहीं आए ये वाला फॉर्म फाइल करके? अगर आप आए तो यहाँ पे असेसमेंट ईयर प्रोवाइड कीजिए एंड एक्नॉलेजमेंट नंबर प्रोवाइड कीजिए। अगर आप नहीं आए तो आपसे करंट ईयर से रिलेटेड सवाल पूछा जाएगा और यहाँ पे बोला जाएगा क्या आप री एंटर करना चाहोगे न्यू टैक्स रिजाइम के अंदर। अगर आप करना चाहते हो तो आपको यहाँ पे 10 IEA फाइल करना होगा और उसका एक्नॉलेजमेंट नंबर यहाँ पे प्रोवाइड करना होगा। अगर आप नहीं आना चाहते हो तो आपको सिंपली यहाँ पे नो करना है और इस केस में आपको ओल्ड टैक्स रिजाइम के अंदर अपनी आईटीआर को फाइल करना होगा। सर इससे ज्यादा सिंप्लीफाइड वे में इस स्ट्रक्चर को शायद ही कोई पढ़ा पाएगा। बहुत मेहनत करके मैंने पढ़ा है, आप लोगों को होप सो ये समझ में आ चुका होगा। कोई इससे रिलेटेड क्वेरी रह जाती है तो आप में से कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। ठीक है, अब मैं दोबारा आपको अपनी आईटीआर के ऊपर लेके चलता हूँ। यहाँ पे पहले भी हमने न्यू टैक्स रिजाइम के अंदर ही फॉर्म फाइल किया था, इसको मैं नो कर देता हूँ। ठीक है, एंड दूसरा क्वेश्चन हमारे पास आता है, हैव यू फर्निश्ड द फॉर्म 10 IEA विद इन ड्यू डेट फॉर करंट असेसमेंट ईयर। तो इस साल भी हमको न्यू टैक्स रिजाइम में जाना है, इसको हम लोग नो कर देते हैं। ठीक है, सो ये वाला पोर्शन हमारा सारा कंप्लीट हो चुका है। बैंक डिटेल को आप लोग चेक कर लेना एक बार, ये आपकी एक्यूरेट होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद आप इसको कंफर्म कर दीजिए। नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट हमारा
हो चुका था, नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट आई थिंक हो गया था हमारा। ठीक है सर, इसको हम लोग कन्फर्म कर देते हैं, ये वाला पोर्शन हमारा कंप्लीट हो चुका है। सो अब आपको ग्रॉस टोटल वाले टैब को ओपन करना है, यहाँ से इसको ओके कर दीजिए। ठीक है, सो यहाँ पे आपसे पहले ही पॉइंट में पूछ रहा है इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। ठीक है, सो इसको आप लोगों को एडिट के ऊपर क्लिक करना है। सो यहाँ पे आपका 44 एडी बिजनेस के केस में एप्लीकेबल होता है, 44 एडी प्रोफेशन के केस में, एंड गुड्स कैरिज के केस में आपका 44 ए एप्लीकेबल होता है। ठीक है, सो हम लोगों का बिजनेस वाला केस है, आपको यहाँ पर 26 एएस को चेक कर लेना है, आपको यहाँ पे एआईएस टीआईएस जो आपका है उसको भी यहाँ पे चेक कर लेना है। सो एआईएस को हम लोग यहाँ पे ओपन कर लेते हैं एंड एआईएस के अंदर देख लेते हैं हमारी बिजनेस रिसीट आ रही है, कितने की आ रही है, 568 581 की। आपके यहाँ पे टर्नओवर वगैरह भी आती है जीएसटी वाली, तो आपको कौन सी वाली लेनी है, बुक्स वाली लेनी है या फिर एआईएस पोर्टल वाली लेनी है, तो आपको बुक्स वाली अपनी यहाँ पे टर्नओवर लेनी है इस वाले पोर्शन के अंदर। ठीक है, आपको यहाँ पे शो डिटेल के अंदर क्लिक करना है, सबसे पहले बिजनेस को अपने ऐड करना है, जो भी आपका बिजनेस का नेम है। सो अब हम लोगों को यहाँ पे बिजनेस कोड सेलेक्ट करना है, यहाँ पे लास्ट ईयर के अंदर कुछ बिजनेस कोड ऐड किए गए थे, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग, फ्यूचर एंड ऑप्शन, बाइंग एंड सेलिंग शेयर एंड साइबर कैफे भी आपका यहाँ पे मिल जाता है। सो हमारा यहाँ पे एजुकेशनल का था, एजुकेशनल का यहाँ पे 17,000 में आता है। सो हम लोग उसको देख लेते हैं एक बार, यहाँ पे हमारा हायर एजुकेशन वाला नहीं था एंड 17,000 अदर एजुकेशन सर्विस हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, इसको हम लोग यहाँ पे सेव कर देते हैं। फिर हमको इस पे आ जाना है, यहाँ पे आप लोगों को जो डिटेल है वो ऐड ऑन करनी होती है। मैंने ये वाला प्रोविज़न आपको ऑलरेडी यहाँ पे समझा दिया था। अगर यहाँ पे थ्रू अकाउंट पे ही चेक या फिर अकाउंट पे बैंक ड्राफ्ट से या फिर प्रिस्क्राइब्ड इलेक्ट्रॉनिक मोड से यहाँ पे जितनी भी ट्रांजैक्शन है उसको आपको यहाँ पे दिखाना होता है एंड इस वाले पोर्शन का आपको यहाँ पे 6% दिखाना होता है। ठीक है, मिनिमम। एंड हम लोग बात करें रिसीट इन कैश जितनी भी है उसका यहाँ पे आपको मिनिमम 8% दिखाना होता है। हायर दिखा सकते हैं, हायर दिखा सकते हो, उसके अंदर कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, सो हमारा हम लोग मान के चलते हैं, यहाँ पे हमारा जो है हमने एआईएस पोर्टल के अंदर देखा था ये 568 581, ये सारा हमारा थ्रू अ बैंक ही था। सो 568 581 हम लोग यहाँ पे डाल देते हैं। हमारी इनकम यहाँ पे 6% मिनिमम दिखानी है, बट हम लोग यहाँ पे दिखा देते हैं। ठीक है, सो हमारी 3 लाख हम लोग एज अ प्रेजम्पटिव बेसिस पे यहाँ पे दिखा सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। हायर इनकम पे कोई भी दिक्कत नहीं है। इसको हम लोग यहाँ पे सेव कर देते हैं। देन हमारा सैलरी वाला पोर्शन आ जाता है। सैलरी वाले पोर्शन में अगर आपने अदर पे यहाँ पे क्लिक किया है तो आप प्राइवेट में जो भी आपकी सैलरी आ रही है आप लोग एडिट करके यहाँ पे एडिट कर सकते हैं। बट अगर यहाँ पे सैलरी इनकम आपने ऊपर नहीं दिखाई है, वहाँ पे आपने नॉट एप्लीकेबल कर दिया, तो यहाँ पे आप कुछ भी डिटेल फिलअप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, सो इसको भी हम लोग सेव कर देते हैं। देन इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आ जाता है, इसके अंदर आप हाउस प्रॉपर्टी की डिटेल फिलअप कर सकते हैं, जो भी एड्रेस वगैरह है उसका वो यहाँ पे डाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप 24B के अंदर न्यू टैक्स रिजाइम के अंदर अपना इंटरेस्ट क्लेम नहीं कर सकते अगर प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड है। अगर लेट आउट है तो आप वहाँ पे जितना भी रेंट पे कर रहे हैं उतना यहाँ पे अलाउ किया जाता है। ठीक है, सो इसको भी हम लोग यहाँ पे बैक कर देते हैं। हाउस प्रॉपर्टी की हमारी कोई इनकम नहीं है। देन आपका यहाँ पे इनकम फ्रॉम अदर सोर्स आ जाता है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के अंदर आपका सेविंग बैंक अकाउंट के अंदर आपको जितना भी इंटरेस्ट मिला है या फिर एफडी के अंदर मिला है वो आप लोग यहाँ पे डालोगे। सो सेविंग के अंदर हमारा यहाँ पे 12,138 का इंटरेस्ट था, सो हम लोग इसको यहाँ पे ऐड कर देते हैं। ठीक है, सो उसके बाद हमको यहाँ पे कन्फर्म कर देना है। देन हमसे पूछ रहा है डिस्क्लोजर ऑफ एग्जाम्प्ट इनकम का रिलेटेड डिस्क्लोजर हमको यहाँ पे प्रोवाइड करना होता है एंड फाइनेंशियल पर्टिकुलर्स ऑफ द बिजनेस। ठीक है, यहाँ पे सर इंपॉर्टेंट एंड मैंडेटरी फील्ड कौन से होते थे, E15 E19 E20 एंड E21 एंड E22। मतलब आपका E15 सन्ड्री क्रेडिटर का एंड E19 आपका यहाँ पे इन्वेंट्री का, E20 आपका सन्ड्री डेटर्स का, E21 आपका बैंक डिटेल का एंड E22 आपका कैश इन हैंड का। देखो सारी चीज़ें जो है ना यहाँ पे हो सकता है आप लास्ट ईयर तक 0 फिलअप करते थे, कोई दिक्कत नहीं है, बट बैंक बैलेंस आप यहाँ पे 0 फिलअप नहीं कर सकते हो अनलेस आपका बैंक बैलेंस 0 हो। ये बहुत ही रेयर केस है, मतलब मैं बताऊं तो बहुत ही ज़्यादा गरीबी, पूरा टैक्स ही भर दिया हो इंसान ने तभी हो सकता है। बाकी अदरवाइज यहाँ पे बैंक बैलेंस आपको अपनी बैंक स्टेटमेंट के अंदर 31 मार्च का फिलअप करना है। ठीक है, सो जो भी बैंक बैलेंस है आपको यहाँ पे डालना है, यहाँ पे आपको 0 नहीं रखना है। ठीक है, इसके अलावा एक और क्वेश्चन रहता है सर हमको यहाँ पे बैलेंस शीट मैच करनी होती है, तो ये आपका बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट होता है, ये आपका मैच करना ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे ये 1,12,368 था, ये हमने डाल दिया है 31 मार्च को जो बैलेंस था। इसको हम लोग कंफर्म कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है आपका 112A वाला एग्जाम्प्ट वाला 1,25,000 तक, तभी आप इसको डालिएगा, अदरवाइज आप यहाँ पे दूसरा फॉर्म सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, सो इसको हम लोग कंफर्म कर देते हैं एंड हम लोग आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट टैब में। टोटल डिडक्शन नए वाले के अंदर 2 ही अलाउड करी गई है, ATCCH वाली एंड एनी अदर डिडक्शन कोई है तो यहाँ पे आप लोग डाल सकते हो। ठीक है, इसको हम लोग कंफर्म कर देते हैं। देन हम लोग आ जाते हैं टैक्स पेड पे, जितना भी टैक्स पे हुआ है यहाँ पे आपका आ जाता है, ये सैलरी वाला आ जाता है एंड डिटेल ऑफ टैक्स डिडक्ट एट सोर्स ऑन इनकम अदर देन सैलरी, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है।
ठीक है? इसको आपको सेलेक्ट करना है एंड इसको आपको यहाँ पे कन्फर्म कर देना है। ठीक है? ये वाला टैब भी आपका कन्फर्म हो चुका है। अब आपके यहाँ पे टोटल टैक्स लायबिलिटी वाला पोर्शन आ जाता है, जो भी आपकी इनकम वगैरह सारी आ जाती है, इसको आप लोग कन्फर्म कर दीजिए। देन फिर प्रोसीड टू वेरिफिकेशन के ऊपर क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे आपकी सारी इनकम का जो ओवरव्यू रहता है वो यहाँ पे आ जाता है। देन प्रीव्यू एंड सबमिट योर रिटर्न पे क्लिक कर लीजिए। जो भी आपका टीडीएस वगैरह कटा है, आपकी इनकम जो है वो 12 लाख से कम है, तो यहाँ पे आपका एज़ अ रिफंड जो है वो अमाउंट शो करता है। ठीक है? उसके ऊपर तो आपके यहाँ पे टैक्स लायबिलिटी वगैरह आ जाती है। देन आपको कुछ नहीं करना है, थ्रू ओटीपी अपनी रिटर्न को वेरीफाई कीजिए एंड आपकी आईटीआर यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। सो ऐसे इन्फॉर्मेटिव सेशन के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए ई फाइलिस को। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, टेक केयर।